जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ CSE 2018 के वीडियो एनालिसिस में। तो हमारा अभी 51 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। देखिए, संतल अपराइजिंग आफ्टर संतल राइजिंग सबसाइडेड, मतलब ख़त्म हो गई। व्हाट वेयर द मेजर्स टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो सेकेंड ऑप्शन है, इट बिकम इलीगल फॉर संतल्स टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, द टेरिटरीज आर कॉल्ड एज संथल परगना वेयर क्रिएटेड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो संथल अपराइजिंग हुआ था, इसका ईयर ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं कि किस साल में ये जो है संथल अपराइजिंग हुई थी। तो ये हुई थी 1855 में। ठीक है, 1857 की लड़ाई, उससे 2 साल पहले ये संथल रिवोल्यूशन हुआ था, संथल रेवेलियन हुआ था। अब इसके जो हीरो थे वो थे दोस्तों, इनका नाम याद रखिए दोस्तों, सीडो मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। ठीक है, तो और ये जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो हमारा रेबेलियन हुआ था, ये झारखंड बंगाल वाले रीजन में हुआ था, ईस्टर्न साइड में। क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या था? ड्यू टू करप्ट जमींदारी प्रैक्टिसेस। करप्ट जमींदारी प्रैक्टिसेस में क्या हो रहा था, जो जल जंगल ज़मीन हम आज पढ़ते हैं, तो उनको जो है ट्राइबल्स को यहाँ से निकाला जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये रिवोल्ट हुआ था, और इसीलिए ये जो है प्रोविजन आया था कि संथल टू नॉन संथल जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है इलीगल हो जाएगा। क्यों? टू प्रोटेक्ट द लैंड राइट्स ऑफ संथल ट्राइब्स। ठीक है, बाकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, संथल परगना यहाँ पे बना था। और कौन से हिल में हुआ था दोस्तों? ये राजमहल हिल जो है, राजमहल हिल। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथल अपराइजिंग इज रिलेटेड टू विच जोग्राफिकल माउंटेन रेंजेस। तो हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट कर सकता है यूपीएससी। तो यहाँ पे याद रखेंगे, आंसर इज अवर सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज। अब देखिए, इकोनॉमिक रीजन पूछा है, मतलब यहाँ पे इंपैक्ट पूछा है, तो निगेटिव हमें पता है कि ब्रिटिशर्स का जो है निगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे हुआ था। थर्ड से फोर्थ से पढ़ते हैं। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ये तो पॉजिटिव बात है, क्योंकि अर्बनाइजेशन होता है, इसका मतलब डेवलपमेंट होता है। फिर देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्री, ये भी पॉजिटिव बात है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अगर एक्सपोर्ट होगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट का तो ये भी पॉजिटिव बात है। अब बचा हमारा ऑप्शन सी। तो इसमें देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में क्या हुआ, कैश क्रॉप यहाँ पे लाए गए। बट ये कैश क्रॉप लाने की वजह से क्या हुआ, जो फूड क्रॉप है इनका प्रोडक्शन कम हो गया, और इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से हुए फेमाइंस। ठीक है, बहुत बड़े बड़े फेमाइंस यहाँ पे हुए थे, बंगाल फेमाइन हम पढ़ते ही है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये जो कमर्शलाइजेशन, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के ऊपर। इस तरीके से हम जो है आंसर तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, सो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये एक रिजल्ट था हमारे ब्रिटिशर्स के इम्पैक्ट का। तो यहाँ पे टी, कॉफ़ी, इंडिगो, शुगर केन, ये जो कैश क्रॉप है, इन्हें यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन भी कैसे बनाया गया, रैपिड इंक्रीज। ठीक है, रैपिड इंक्रीज हुआ है फैक्ट्रीज़ में, यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है। हैंडीक्राफ्ट में तो हमें पता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई थी। ऐसा क्वेश्चन कब आया था? CSE 2020 में, याद करिए आप। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 के बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। कहता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट देन। तो अगर 356 के अंदर यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, सॉरी नेशनल इमरजेंसी नहीं, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, अब डी से पढ़ना चालू करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन मेक अ लॉज रिलेटेड टू दैट स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। आप सोचिए अब इसके ऊपर। 356 प्रेसिडेंट रूल हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन बना के एग्जामिनर ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, और जो डाउट्स हमारे रह जाते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे समझते हैं, और यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है प्रेसिडेंट रूल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले डी ऑप्शन देखते हैं, ये क्यों गलत है। प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक लॉज रिलेटेड टू दैट स्टेट, यहाँ पे पार्लियामेंट लॉज बनाती है। ठीक है, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, ये गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे समझिए, ये जो चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल 19 सस्पेंड होना, ये किस आर्टिकल में मेंशन है दोस्तों? ये आर्टिकल 358 में मेंशन है। ठीक है, 358 में ये चीज़ मेंशन है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है हमें कि 44th अमेंडमेंट, अब देखिए 19th
आर्टिकल में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सस्पेंड हो जाएंगे। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो आर्टिकल 19 है, कैन ओनली बी सस्पेंडेड व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज लेड डाउन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन जब होगा तभी यहाँ पे आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। और बचा क्या यहाँ पे, जो आर्म रेबेलियन है, अगर आर्म रेबेलियन होता है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, और ये सारे जो प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी का है, इसके अंडर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 352 में जो है हमारी नेशनल इमरजेंसी है, इसी के अंदर हमने देखा था कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के रीजन पे। ठीक है, और ये सस्पेंशन की बात कहाँ लिखी हुई है? 358 आर्टिकल में। और ये वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन वाली बात लिखी है 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद। और आर्म रेबेलियन में यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हुआ। तो देखिए इतना छोटा ऑप्शन बट बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखा गया। बाकी देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अगर ये सही है तो ये तो गलत ही हो गया। एंड असेंबली ऑफ द स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिजॉल्व नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाना, ऑटोमेटिकली पार्ट होना, ये गलत है। यहाँ पे जो स्टेट असेंबली है ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही डिजॉल्व कर सकते हैं। स्टेट असेंबली कैन नॉट बी डिजॉल्व बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑन द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख लिया। आई होप यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्राफ्ट्स एंड हेरिटेज। पुत्तुकोली शाल्स, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, उम्मदा, जामदानी साड़ीज। ठीक है, क्वेश्चन टफ कैटेगरी का है। ऑप्शन आप देख लीजिए, इस पैटर्न को तो हमने पहले देखा था कि ये थोड़ा सा एलिमिनेशन जो है हमारे लिए टफ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी है ये बिहार से है दोस्तों, ना कि महाराष्ट्र से। उप्पड़ा जामदानी साड़ीज़ जो है ये आंध्र प्रदेश से है, ना कि कर्नाटक से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें लगेगा कि उप्पड़ा जामदानी साड़ीज़ कर्नाटक ही सही हो सकता है, तो इनमें से आंसर आएगा। बट ये अप्रोच हमारा गलत हो जाता। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पुत्तुकली शाल्स तमिलनाडु करेक्ट है। बाकी देखिए ये दो चीज़ें यहाँ पे गलत है, ये बिहार में आ जाएगा हमारा और ये हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो थोड़ा याद रख लेंगे अगर आगे चल के ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, बाकी देखिए ये दोनों जो है इन्हें GI टैग यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा, क्या आंसर बनेगा? 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन GPS टेक्नोलॉजी कैन बी यूज? कितना? तो यहाँ पे कैन बी यूज पूछा है। अभी 2019 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था जहाँ पे रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस पूछे गए थे। अब देखिए GPS टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, बैंकिंग ऑपरेशन, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड। अब आप बताइए इनमें से कहाँ यूज़ नहीं हो सकता? यार ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। अब देखिए मोबाइल ऑपरेशन में हम सबको पता है जब हमें लोकेशन यहाँ पे लगानी होती है कि यहाँ से यहाँ जाना है तो GPS हम एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशन में क्या है GPS का रोल, कि जहाँ से आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो लोकेशन वहाँ पे मैप हो जाती है कि यहाँ से जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, तो इसमें भी GPS कहाँ पे हेल्प करेगा? इन मैपिंग। ठीक है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये सारी चीज़ों को देखने में। और यहाँ पे देखिए अगर आपको लगेगा कि अच्छा कंट्रोलिंग पावर ग्रिड ये तो मैपिंग इन सब से रिलेटेड नहीं है, फिर हमें क्या लगेगा? अच्छा 1 और 2 तो हमारे आंसर है। ठीक है, बैंकिंग में और मोबाइल फ़ोन में हो सकता है। अब 1 और 2 कहाँ पे है इतना देखिए, थर्ड जानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एग्जामिनर आपका बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ से जो है साबित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे आंसर तक पहुँचे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो है, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट से पढ़ते हैं, ट्रेजरी बिल ऑफर्स आर इशूड एट डिस्काउंटेड फ्रॉम द पार वैल्यूज। मतलब ये अगर उसकी मेन वैल्यू है तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे उसे बेचा जाता है। मतलब 100 का है तो 80 में बेच देंगे और मैच्योरिटी के टाइम पे उसे 100 रुपये में खरीद लेंगे। तो ये होता है डिस्काउंटेड एट अ वैल्यू। सेकंड देखिए, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑप्शन, द RBI मैनेजेस द सिक्योरिटीज सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इन तीनों में से मुझे आप बताइए कि कौन सा सबसे ज़्यादा गलत लग रहा है। देखिए क्वेश्चन टफ कैटेगरी का है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसे टफ बना देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गलत कौन सा है, तो देखिए RBI ये हमारी सेंट्रल एक बैंक है, तो नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो क्या ये बस हमारा सेंटर का ही काम करती होगी? क्या आपने सुना है कि किसी स्टेट की अलग से एक अपनी खुद की RBI बनी हुई है? तो ऐसा तो नहीं है। तो
तो यहाँ पे आरबीआई का काम क्या है दोस्तों, डेट मैनेजमेंट करना, ये आरबीआई का काम है, ये हमने ऑलरेडी देखा था। सिक्योरिटीज़ मैनेज करना ऑफ यूनियन एंड स्टेट दोनों का देखती है, तो ये यहाँ पे गलत है। और जैसे फर्स्ट गलत हो जाता है, ये गया, बचा क्या हमारे पास 3, 2 एंड 3, मतलब थर्ड हर हालत में यहाँ पे सही है। अभी देखिए हम 50-50 का आ गए, यहाँ पे हमें लगेगा कि देर इज़ नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत होगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो है ट्रेजरी बिल्स इशूड नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 एंड 3 इज द करेक्ट। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं दोस्तों, तो ये शॉर्ट टर्म, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था ऑलरेडी, 2020 में भी आया है, 2023 में भी ट्रेजरी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ट्रेजरी बिल क्या है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करता है, किस लिए, अपना कैश मैनेजमेंट को संभालने के लिए। तो ये अगर पैसे की कमी होगी तो ट्रेजरी बिल इशू कर दो। बाकी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 57। 3 स्टेटमेंट है और यहाँ पे करेक्ट पूछा है। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ओरिजिनेट हुए होंगे कितने तो भी साल पहले, तो उन्होंने मॉडिफाई किया था अर्थ के एटमॉस्फेयर को। यहाँ पे कोई डेटा, कोई फैक्ट नहीं दिया कि इतना मॉडिफाई किया, कुछ किया, सिंपली एक स्टेटमेंट बोल दिया। सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन द अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर एगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो CO2। देखिए मैं यहाँ तक तो इसे मान लेता कि अच्छा 4000 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहा है, 54% ऑक्सीजन है, ठीक है, बट नो CO2, कितनी एक्सट्रीम बात कर रहा है, नो CO2 है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर। कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, वो मैग्नेटिक पोल यहाँ पे रिवर्स हो जाता है एवरी फ्यू 1000 ईयर, एवरी फ्यू 100,000 ईयर। मतलब यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बोली या फिर कोई ईयर नहीं बोला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ होता है वो तो सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि आर्टिक की जगह अंटार्कटिक चला जाएगा, बट जो मैग्नेटिक ये होता है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में से सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है, सबसे ज़्यादा गलत हमें लग रहा है सेकंड, क्योंकि नो CO2 इज द एक्सट्रीम। और बचा क्या 1 एंड 3, और हमें पता है थर्ड हमारा एब्सोल्युटली सही लग रहा है, क्योंकि एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट यहाँ पे बना के दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थर्ड सही है तो यहाँ पे आंसर आ गया 1 एंड 3। तो देखिए टफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते यार, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितने साल में चेंज हो जाएगा, अर्थ का जब एटमॉस्फेयर ओरिजिनेट हुआ था तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे थी। तो अब देखिए क्या सिर्फ ऑक्सीजन एंड CO2 ही था, नहीं, यहाँ पे देखिए मीथेन भी होगा, वाटर भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन होगा, और ऐसे n नंबर ऑफ जो गैसेस हैं यहाँ पे मिलेंगे। अगर 0.001% भी है तो वो है, इस हिसाब से हमें सोचना है, ये थिंकिंग आपको लगानी है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो बस चाहता है कि आप अच्छे से पढ़ो, आप समझो इस चीज़ को, फैक्ट, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ये पकड़ना था, नो CO2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, जो कि करंट अफेयर बेस है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि WannaCry, पेटा एंड इटर्नल ब्लू क्या है, तो ये तीनों क्या है, तो ये देखिए दोस्तों साइबर अटैक्स के नेम है, जो कि उस टाइम पे होते हैं। अब 2018 का पेपर है, आज से 6 साल पहले की बात यहाँ पे हो रही है, तो इट इज़ अ साइबर अटैक। बाकी देखिए क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर देखिए बिटकॉइंस, डिजिटल करेंसी, ये ऑलरेडी हमने देखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये ऐसे प्लैनेट होते हैं जो कि किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट करते हैं। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, ये किसे ऑर्बिट कर रही है, सन को। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा स्टार होगा, जैसे सन 2 उसका नाम होगा, तो उसे कोई और दूसरी अर्थ यहाँ पे जो ऑर्बिट कर रही होगी, तो उन्हें क्या कहते हैं, द एक्सो प्लैनेट जो है आर द प्लैनेट दैट ऑर्बिट द अदर स्टार एंड आर बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, तो ये होते हैं हमारे एक्सो प्लैनेट। अब इन्हें क्यों हमें ढूंढते हैं, तो इससे हमें जो है इवोल्यूशन पता चलता है कि किस तरीके से जो है यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो साइंटिफिक हैबिटेबल जोन, गोल्डीलॉक जोन, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। अब गोल्डीलॉक जोन क्या होगा, तो ये 2017 के पेपर में क्वेश्चन है, तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो अगला क्वेश्चन है, देखिए दोबारा से वही थीम आ गई कि विथ रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम सिग्निफिकेंस, व्हाट फॉल्स अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो क्या आता है भाई कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में, ऐसा ये भाई साहब पूछ रहे हैं। अब देखिए 5 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, हमारे जब हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो एट मैक्स 4 है, ठीक है, और एटलीस्ट 3 है। अब देखते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी कि प्रो एनवायरमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। 5th से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अडेप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग और क्रॉप रोटेशन।
क्रॉप रोटेशन की बात कर रहा है, पॉजिटिव बात है। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, जो हमारी सॉइल है उसकी हेल्थ यहाँ पे मेंटेन रहती है। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर द सॉइल सरफेस, इसको मैंने आपको बताया था मल्चिंग, एक वर्ड आपको समझाया था मैंने 2020 के प्रीलिम्स में आया था मल्चिंग, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, अवॉइड करने से कुछ होता होगा कंजर्वेशन, देखते हैं। एडॉप्टेशन ऑफ मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज क्या होता है, अब आपने देखा होगा ट्रैक्टर जो है वो फील्ड में पूरा जो हमारा सॉइल है उसे टर्न नीचे ऊपर करता है, ठीक है, तो वो होता है टिलेज, ठीक है। तो प्रिपेयर करना हमारे जो सॉइल का बेड है फॉर सोविंग, इसे कहते हैं टिलेज। मिनिमम टिलेज मतलब क्या है, यहाँ पे लेस डिस्टर्बेंस टू द सॉइल, जो सॉइल जैसी है वैसे ही रहना है, उसमें बस जहाँ पे हमें जो सीड जो है जिसे लगाना है उसको यहाँ पे हम सो कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम टिलेज। इससे क्या होता है, जो सॉइल का जो इरोजन है यहाँ पे कम होगा, ठीक है। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, ये भी सही बात है। अब देखिए अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। 1 और 5 सेम ही लेवल पे है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 और 5 हमारे साथ में ही जाने चाहिए, ठीक है। तो 1 और 5 कहाँ पे है, तो डी में है। 1 2 3 5 क्या कह रहा है, 1 2 3 और 5। बट यहाँ पे तो हमने देखा था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये क्यों छूट गया, ये तो प्राइम एस्पेक्ट है ना कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। तो 4 कहाँ कहाँ पे, तो देखिए 4 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और सबसे ज़्यादा एब्सर्ड बात कहाँ पे कर रखी है, ठीक है। हमने मल्टीपल तरीके से इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। इसे मोस्ट एब्सर्ड बात कहाँ पे कर रखी है, देखिए दोस्तों ये अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। क्यों, अगर प्लांटेशन क्रॉप अवॉइड कर दोगे तो क्या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। प्लांटेशन में भी हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। प्लांटेशन में क्या आ गया, हमारा कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, कोकोनट, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप है जो कि 2 से ज़्यादा साल तक यहाँ पे जो है चलता है उनका। तो अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप ये एक एब्सर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे लग रहा है। ऐसे तो फिर अवॉइडिंग द कॉटन क्रॉप या फिर अवॉइडिंग कोई और क्रॉप ऐसे कर सकते हैं। तो थर्ड हटा के देखते हैं, चलिए थर्ड हटा के देखते हैं। तो ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या 2 4 और 5। अब 2 4 और 5 में क्या क्या है देखते थोड़ा। 2 क्या कह रहा है, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, ये हमने देखा था। क्रॉप रेसिड्यू मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, ये हमने देखा। अब बचा 1, ठीक है, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस। अब मोनोकल्चर प्रैक्टिस अवॉइड करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। बट यूपीएससी ने अपने ऑप्शंस इस तरीके से सेट किए कि ये नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, इसके पीछे का रीज़न हम ज़्यादा जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पर यहाँ पे जब और चीज़ों को सर्च किया तो एफएओ का डॉक्यूमेंट पढ़ा, ठीक है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, परमानेंट सॉइल कवर या क्रॉप रेसिड्यूज, एंड क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग। तो इन तीनों को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 प्रिंसिपल आप ज़रूर याद रखिए। मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आया दोस्तों, हमारा आंसर आया है सी इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल वे में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है भाई साहब कि 6th मास एक्सटेंशन होगा, जो कि न्यूज़ में आया है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ए ऑप्शन 6 लाइन का, बी 6, सी 6 और डी 4-5 लाइन का है। मतलब यहाँ पे एग्जामिनर ऐसा कह रहे हैं भाई पढ़ो और डरो, बट हमें डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है। और हमारा जो अप्रोच है वो लगाएंगे। अब देखिए अगर आपने 6th मास एक्सटेंशन भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने मास एक्सटेंशन भी देख रखा है कि यहाँ पे जो है मास लेवल पे जो है एक्सप्लॉयटेशन जो इकोसिस्टम है पूरी खत्म होगी, ठीक है, इतना भी अगर पता है तो हम जो हमारा ब्रह्मास्त्र है उसी से जो है सॉल्व करेंगे। हम डी ऑप्शन से पढ़ेंगे। और एग्जामिनर भी देखिए कितना चालाक है, उसने आंसर भी डी में ही छुपाया है, ठीक है। अब देखिए डी क्या कहता है, मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फ्रैगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है, मैनकाइंड के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कितने हेवी वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज के क्लाइमेट चेंज वाले दौर में। चलिए सी ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। अब देखिए ए बी सी भी हमें पढ़ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि कैसे ऑप्शंस गलत फ्रेम किए जा रहे हैं। लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ genetically modified crop in many parts of the world and promoting the cultivation in the other part, which may cause disappearance of good native crop plant and the loss of food biodiversity। क्या भाई कहाँ से बातें घुमा रहा है, जीएम क्रॉप्स के ऊपर चला गया। सेकंड देखते हैं, फियर ऑफ, क्या है, फियर है, डर लग रहा है, ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ मीटियोराइट विद अर्थ इन द नियर फ्यूचर in the manner it happened 65 million year ago and that caused the mass extinction of many species including
दोज ऑफ डायनासोर। तो आपको लगेगा देखिए मास एक्सटेंशन ऊपर भी है और मास एक्सटेंशन यहाँ पे भी है, तो ये आंसर लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग with indiscriminate use of chemical in many parts of the world may result in the loss of good native ecosystem। तो देखिए गुड नेटिव इकोसिस्टम यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुड नेटिव इकोसिस्टम यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर हमने मास एक्सटेंशन अच्छे से पढ़ रखा है तो हम इजीली यहाँ पे कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो ऑप्शंस फ्रेम हुए कि वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर, पॉसिबल कोलिजन ऑफ मीटियोराइट, फिर देखिए जीएम क्रॉप्स, एंड लास्ट में देखिए यहाँ पे भर भर के सारे कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेट करे हैं। तो यही है हमारा मास एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारा मास एक्सटेंशन। और यहाँ पे और एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मास एक्सटेंशन में पूरे 100% जो है स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जीवित रहेंगे। 100% एक्सटेंशन नहीं होगा, तो ये भी याद रखेंगे। एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। क्या बचेगा मुझे नहीं पता, बट बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद है क्वेश्चन नंबर 61। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में 3 स्टेटमेंट है। ऑप्शन हम देखते हैं 1, 1, 2, 2, 3 एंड नन। अब थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2019। पेपर 2018 में हो रहा है, मिड में ही हो रहा होगा, जनवरी जून जुलाई में। और ये कह रहा है 1 साल बाद हम फुल ग्लोबल कवरेज कर देंगे, पूरे दुनिया में जो है झंडा गाड़ देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अभी आगे, IRNSS कवर एंटायर इंडिया, पूरा इंडिया कवर करेगा एंड अबाउट 5,500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। इतना ज़्यादा एरिया, मतलब ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है, जिसका ये ऐसे देखा जाए तो ये 3,000 के करीब एक्सटेंशन है शायद, नॉर्थ साउथ ये वाला। और इससे भी ज़्यादा 5,000 किलोमीटर हम दूर का देखेंगे, ठीक है भाई। IRNSS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। चलो ठीक है। अब देखिए IRNSS उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसे देखिए नाविक भी कहते हैं, नेविगेशन फॉर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। अब इनमें से मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है, और ऑप्शन भी देखिए किस तरीके से फ्रेम हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है ना दिन में ख्वाब देखने वाली बात, आज 2023 है, तो क्या हम कौन सा जो है यहाँ पे गूगल मैप के लिए यूज़ कर रहे हैं? तो हम गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैपिंग के लिए। क्या हम IRNSS अभी तक जो है पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं इंडिया लेवल पे? और अगर ये वर्ल्ड लेवल पे होता तो बात ही अलग थी, ठीक है। और यहाँ पे ईयर कौन सा दे रखा है? 2019। अगर ये 2040 बोलता तो पॉसिबल भी लग सकता है। तो थर्ड तो मैं हटाऊंगा। जैसे ही थर्ड हटाया, देखिए थर्ड हटाया, एक ऑप्शन यहाँ पे गया। और यहाँ पे आप देखिए जो सबसे ज़्यादा गलत है बस एक ही बार ही दे रखा है, फिर बचा 1, 1, 2, ठीक है। अब सेकंड देखिए, IRNSS कवर एंटायर इंडिया एंड 5,500 स्क्वायर किलोमीटर बॉर्डर, ठीक है। ये गलत है दोस्तों, इतना ज़्यादा जो है इसका स्पैन नहीं है, ठीक है। ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर की बात है यहाँ पे, 1500। तो देखिए डेटा कैसे ट्विक हुआ है, इसी पेपर में हमने देखा था वो कैलोरीज वाला, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन से रिलेटेड। 1600 कैलोरी की जगह क्या था? 600, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पे 5,500 की जगह क्या है? 1500। तो देखिए 5 की जगह 1 होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। और बचा देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे 3 जियो स्टेशनरी है एंड 4 जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, ठीक है। तो देखिए डेटा किस तरीके से ट्वीक हुआ। और थर्ड वाला भी हमने देखा कि मिडल ऑफ 2019 तक बना देंगे। और आगे चल के अगर पेपर में ऐसे कोई अनरियलिस्टिक से टारगेट अगर एग्जामिनर देता है ना कि ये हम ऐसे अचीव कर लेंगे, चाइना को बर्बाद कर देंगे, ये वो चीज़ है, तो वो थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पे डिस्क्रिशन के साथ देखना है और उसे डाउटफुल समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, Which of the above is prediction of Albert Einstein's general theory of relativity often discussed in media? General theory of relativity. Light is affected by gravity. Universe is constantly expanding. And metal warps its surrounding in space and time. अब देखिए दोस्तों, ये है कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता होना एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के एस्पिरेंट के लिए यही थोड़ा टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इन्होंने 1917 में ही ग्रेविटेशनल वेव्स इनके बारे में बात कर रखी थी। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है याद करिए, ई लीज़ा हमने पढ़ा था, ठीक है, ई लीज़ा हमने पढ़ा था, इवॉल्व लीज़ा,
ट्रायोफ स्पेसक्राफ्ट जो कि कहाँ था, 2020 में आया था। ई लीज़ा के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी आ रखा था कि इसका मेन एम क्या है, तो ये जो है वेवलेंस को जो है यहाँ पे स्टडी करेगा। ये 2019 में या इसके आसपास आएगा, शायद 2017 में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके बारे में जब हम देखेंगे तो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। इससे रिलेटेड एक फंडा यहाँ पे न्यूज़ में आ रहा है जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है दोस्तों, ये न्यूज़ में, करंट अफेयर में, ये ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है बाय ग्रेविटी। इतना ही हमें समझना है, ठीक है। और इससे क्या पता चलेगा, इससे वही हमारा यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, जो फिजिक्स के जो बड़े बड़े फिनोमिना हैं वो सारे हमारे जो यहाँ पे कवर होंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर जो है हमारा वो है कि आइंस्टाइन ने इन तीनों के ऊपर यहाँ पे बात करी कि स्पेस टाइम में मैटर वाप्स हो जाते हैं, फिर यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग एंड लाइट इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1, 2, 3, ठीक है। कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में, जीएम मस्टर्ड के बारे में, ठीक है। थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं। जीएम मस्टर्ड हैज़ बीन डेवलप जॉइंटली बाय, देखिए डेवलप बाय, ऑर्गेनाइज बाय, ठीक है, फाउंडेड बाय, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें ट्रैप हो सकता है, IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सेकंड क्या कह रहे हैं ये लोग, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा, जीएम मस्टर्ड हैज जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, जीएम मस्टर्ड में ऐसे जीन्स है जो कि अलाउ करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जीएम मस्टर्ड हैज द जीन ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव्स द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू द वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, 2016, 17, 18 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, और जीएम क्रॉप से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करिए, 2021 में हमने क्वेश्चन देखा था कि बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो वो क्या थे, वो भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ही थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इसके बारे में चीज़ें हम जान लेते हैं। जो जीएम मस्टर्ड है दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था, और इनके जो मेन हेड थे वो थे दीपक कुमार पेंटल, ये उनका नाम था, ठीक है। और ये जो वेराइटी थी इसका नाम क्या था, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11, ठीक है, DMH11। और ये जो वेराइटी है ये दोस्तों पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं थी, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी थी। ये जो हमारा मस्टर्ड क्रॉप है इसमें वीड्स का बहुत ज़्यादा खतरा है, और वीड से यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इन वीड्स को टैकल करने के लिए यहाँ पे इसे जो मस्टर्ड है इसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बना दिया। मतलब ये अगर हमारा मस्टर्ड का पौधा है तो यहाँ पे अगर हम इस पर डायरेक्ट हर्बिसाइड भी छिड़केंगे तो मस्टर्ड को कुछ नहीं होगा, बट आजू बाजू में जो हमारे वीड्स है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए पेस्ट रेजिस्टेंस ये गलत हो गया। और यहाँ पे जो सॉइल बैक्टीरियम का नाम लिया गया है वो सॉइल बैक्टीरियम का नाम थोड़ा याद रख लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आगे चल के अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है वन लाइनर तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, ठीक है। तो बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस ये हमें याद रखना है। और ये जो जीन्स की बात हो रही है ना दोस्तों, तो ये था बार्नेज एंड बारस्टार जीन, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 आया, वैसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बार्नेज एंड बारस्टार क्या है, तो ये जीन्स है जो कि यूज़ हुए हैं हमारे मस्टर्ड का जीएम क्रॉप बनाने में। बाकी देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया दोस्तों हमारे यहाँ पे 2 ओनली। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली है जीएम मस्टर्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टर्म्स समटाइम सीन इन न्यूज़, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा कनेक्ट करिए, क्रिस्पर कैस या फिर Cas9, ये हम 2018 का पेपर देख रहे हैं। अगर आपके साइड में 2019 का पेपर रखा होगा ना तो सीधा उठा के देखिए Cas9 क्या है। इट इज़ अ मॉलिक्यूलर सीजर, हमने देखा था, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होगा। तो ये पार्टिकल फिजिक्स ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो थर्ड हमारा हट गया, जैसे हट गया आंसर क्या आ गया, 2 ओनली इज द करेक्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें। और बचा क्या हमारा बेले 2 एक्सपेरिमेंट। अब ये बेले 2 एक्सपेरिमेंट क्या है दोस्तों, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का एक फ्लैगशिप एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड टू पार्टिकल फिजिक्स। अब यहाँ पे समझिए कैसे स्वैप हो रहा है, बेले 2 पार्टिकल फिजिक्स, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी, तो क्रिस्पर कैस पार्टिकल फिजिक्स गलत, ये गलत, तो 2 चले गए, बचा 2 ओनली। तो ये है दोस्तों स्वैपिंग का मंत्र, ठीक है, ये है स्वैपिंग का मंत्र। तो इस तरीके से देखिए हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों थोड़ा इसको समझते हैं, जो बेले 2 एक्सपेरिमेंट है ये पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है
इनका कोलिजन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोलाइडर एक मशीन है बहुत बड़ी बड़ी, इतना टेक्निकल में हमें नहीं जाना है। बट ये जो बेले 2 एक्सपेरिमेंट है ये किस देश में अभी चल रहा है, तो ये चल रहा है दोस्तों जापान में। याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ जापान, जापान में ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेटर है उसका नाम क्या है, सुपर KEKB एक्सेलरेटर। तो ये एक जगह का नाम है, सुकुबा जापान, ठीक है, सुकुबा जापान में है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, तो इंडिया ने देखिए यहाँ पे अच्छा खासा रोल प्ले किया था। इंडिया ने जो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है प्लस जो हमारी IITs है उन्होंने भी यहाँ पे जो है हेल्प करी थी, ये पर्टिकुलर जो हमारा प्रोजेक्ट था बेले 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो IIT मद्रास, IIT भुवनेश्वर, ठीक है, तो इनके जो साइंटिस्ट थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन्होंने भी अपना जो है योगदान यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो ये है बेले 2 एक्सपेरिमेंट। और इंडिया ने देखिए यहाँ पे जो डिटेक्टर है उसे भी बनाया था, इतना डिटेल में नहीं जाना, बट इंडिया इज़ द पार्ट, इंडिया ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था। बाकी क्रिस्पर क्या सी हमने 2019 में ही देख लिया कि इट इज़ अ मॉलिकुलर सीजर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, वन ऑफ द हॉट थीम, जो कि आता ही आता है पेपर में, ठीक है, बहुत बार आया है। तो 2 ओनली इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर इज 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टर्म दिया हुआ है कार्बन फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, और 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। फर्टिलाइजेशन, एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। तो ये एडेप्टेशन है, ऐसा बोल रहा है। इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। एंड इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। अब देखिए यहाँ पे वर्ड देखिए, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है कि कार्बन फर्टिलाइजेशन हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर इस तरीके से सोचते कि फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, ये हम पढ़ते ही है कि यूरिया फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर। उसके बाद अगर हम ये कार्बन फर्टिलाइजर यहाँ पे देखें जो कि ग्रोथ प्रमोट करता है, और फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें कि प्लांट ग्रोथ प्रमोट होगी कार्बन फर्टिलाइजेशन से, तो इस तरीके से अगर थोड़ा इनडायरेक्ट लिंकेज, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ईजिली लिंक हो जाता, बट इस तरीके से अगर सोचते तो यहाँ पे आंसर है ये हमारा। वैसे टफ क्वेश्चन है अगर ये हिंट हम नहीं लगा पाए तो, बाकी ये गलत है। कोई यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, और एडेप्टेशन से रिलेटेड भी कोई यहाँ पे चीज़ है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इतना बड़ा यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि when the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap the stop of the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day weather and also indicate the level of water in your overhead tank. After you take some grocery from the refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock and ये automatically जो है order place कर देता है fresh grocery items. When you step out of your house, lock the door, all the light, fan, geyser, AC get switch off automatically. On your way to office, your car warns you about the traffic congestion ahead and suggests the alternative route. If you are late for the meeting, it sends the message to the office accordingly. In the context of emerging communication technology, ये सिनारियो किससे डिपिक्ट कर रहा है, तो ये है दोस्तों यहाँ पे सिंपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आपने अगर आयरन मैन मूवी देखा है तो जो जार्विस होता है उसका असिस्टेंट, ठीक है, वो भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह है, वो तो बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है ये डिस्क्रिप्शन पूरा दे रखा है। जिससे क्या होता है, हमारे सारे जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो स्मार्टली फंक्शन करेंगे बेस्ड ऑन ऑल द डेटा जो हम उन्हें फीड करेंगे। तो ये है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि हमें बस ये पढ़ के हमारा 2-3 मिनट यहाँ पे वेस्ट किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, सोलार पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, द सोलार पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि जो टैरिफ है वो सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखती है। फर्स्ट देखिए, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज इन फोटोवोल्टाइक यूनिट, ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी का है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर, एक गलत है, ठीक है। इंडिया का यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है सिलिकॉन वेफर्स का, बट जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो एक कंपनी है ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये प्रोड्यूस करती है सिलिकॉन से रिलेटेड चीज़ है,
जैसे सोलार सेल हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन वेफर, बट ऐसी कोई रैंकिंग मुझे यहाँ पे नहीं पता चली। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया। सोलार पावर टैरिफ इज डिटरमाइंड बाय सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे ये जो सोलार टैरिफ है ये डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ये पावर टैरिफ जो है सोलार से रिलेटेड यहाँ पे देखती है। तो आंसर आ गया यहाँ पर हमारा, यहाँ पे डी, नीदर 1 and 2। बट यहाँ पे एक बॉडी है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल्स पता होनी चाहिए, वो है सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी है दोस्तों, इसे जो सोलर पावर है उसके ऑक्शन का लाइसेंस है, ठीक है। तो ये लाइसेंस इन्हें मिला हुआ है। ये देखिए दोस्तों 2011 में बनी थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर देखिए ये काम करती है टू फुलफिल द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। और ये देखिए दोस्तों एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इट इज़ द ओनली CPSU डेडिकेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है। इनका विजन है ग्रीन इंडिया बनाना। ओके, ये जो इंस्टॉलेशन डेवलपमेंट ऑफ जो सोलार पार्क है इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम जो है ये हमारी सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, बाकी नेशनल जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंदर ये काम करती है, तो इतना याद रखेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर है हमारे यहाँ पे डी, नीदर 1 and 2 इज करेक्ट। आगे देखते हैं स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी ये 1750s की बात कर रहा है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें थोड़ा एलिमिनेशन से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए रॉ कॉटन, ये तो हम एक्सपोर्ट करते थे, तो कॉटन कहाँ पे देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है, शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लीड। अब देखिए जिंक एंड लीड इतना ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन उस टाइम पे होता होगा या नहीं होता होगा, थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि इतनी माइनिंग वो सारी चीज़ें होती होगी क्या। और साल्ट देखिए हमें पता है गुजरात में ही ज़्यादातर मोस्टली प्रोड्यूस होता है और ये यहाँ पे बंगाल की बात कर रहे हैं, तो समझे इस तरीके से। तो ये ऑप्शन तो मैं हटाऊंगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। चलो स्पाइसेस एंड टी में मान सकता हूँ, गोल्ड कि इंडिया में इतने गोल्डन रिजर्व है कि हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम पे, सोचिए थोड़ा, और वो भी बंगाल में, स्पेसिफिकली बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हटा दीजिए। फिर देखिए ऑयल सीड में आज भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और वहाँ पे बंगाल की बात हो रही है, और बंगाल में हमें पता है जूट, ठीक है, कॉटन, राइस, इन सब का ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, बचा देखिए हमारे पास डी, कॉटन, सिल्क, साल्ट पेट्रे एंड ओपियम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यहाँ पे जो है आंसर तक पहुँच सकते थे। तो आंसर था हमारा यहाँ पे डी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। इतना ईजी क्वेश्चन अभी तक तो मैंने नहीं देखा। अब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, 1917 में हुआ था, गांधी जी ने इसे लीड किया था, ठीक है। अब ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ज्वाइनिंग द पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल्स, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर, स्टूडेंट, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट। क्यों बाकी पीजेंट्स कहाँ चले गए यहाँ पे, दलित एंड ट्राइबल्स नो, ड्रास्टिक डिक्रीज इन प्लांटेशन, बचा क्या, पीजेंट्स। कितना इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे समझिए कि कैसे एग्जामिनर ने देखिए ऑप्शन बनाया, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन। मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पूरा इंडिया एक साथ पार्टिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल था। कोई प्रिंसली स्टेट ना बोल देते थे, कोई सेक्शन जैसे वर्कर ना बोल देंगे इसे कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस तरीके से। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल्स नहीं, ऐसा कोई ये मूवमेंट नहीं हुआ था इस टाइम पे। और ये जो हमारा चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, ये इंडिगो कल्टिवेशन का इशू था। यहाँ पे 3 कठिया सिस्टम था, 3/20 ऑफ द टोटल लैंड वाला, ठीक है। और गांधी जी ने यहाँ पे उन्हें चंपारण एग्रेरियन कमीशन ये सब बना के थोड़ा जो है कंपेंसेशन भी यहाँ पे दिलाया था, ठीक है, 25% कंपेंसेशन दिलाया था। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंद मजदूर सभा के फाउंडर्स के बारे में पूछा है। मैं वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इसे कहूँगा, क्योंकि अगर आपको पता है तो पता है, ठीक है, बाकी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हिंद मजदूर सभा जो कि 1948 में बनी थी, सीधा सीधा देखिए दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी, अशोक मेहता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या है हमारा, डी, अशोक मेहता, TS रामानुजन एंड जी मेहता, ठीक है। अशोक मेहता कौन है, तो ये पंचायत राज की जो कमेटी बनी थी, याद रखिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये उनसे रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये जो नाम है यहाँ पे इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो हिंद मजदूर सभा थी एक ट्रेड यूनियन थी जो कि वेस्ट बंगाल में बनाई गई थी 1948 में, ठीक है। तो अशोक मेहता, उसका TS रामानुजन और 2-4 नाम थे इसमें, ठीक है। बाकी देखिए और
जो फर्स्ट नेम है दोस्तों यहाँ पे बी कृष्णा पिल्लाई। तो जब इनके बारे में मैंने सर्च किया तो आज़ादी के अमृत महोत्सव एक पेज बना हुआ है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, तो इनका नाम है, ये देखिए केरला से बिलोंग करते थे दोस्तों, कोट्टायम केरला से। और ये जो सोशल इविल्स थे जैसे कि कास्ट मूवमेंट हो गया, इनमें उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट नॉन ब्राह्मण टू रिंग द टेम्पल बेल ऑफ द फेमस गुरुवयूर टेम्पल। ठीक है, ही वॉज अटैक बाय हाई कास्ट हिंदूज, मतलब ये सोशल इविल के अगेंस्ट में जो काम करते थे। ठीक है, इन्होंने देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया था। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी। ठीक है, बाकी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वैकोम सत्याग्रह, इनमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो इतना याद रखिए। ठीक है, पी कृष्ण पिल्लाई इनके बारे में। उसके बाद देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट नाम है EMS नंबूदिरीपद। ये देखिए दोस्तों CPI से बिलोंग करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये 1957-59 में CM बने थे केरल के। इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें करी थी। एंड ही वाज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिए 1934 वाली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों KC जॉर्ज, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर थे। इन्होंने भी देखिए जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इसमें पार्टिसिपेट किया था, फ्रीडम स्ट्रगल में। ये त्रावणकोर से बिलोंग करते थे। इन्होंने देखिए त्रावणकोर यूथ लीग भी बनाया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक चीज़ याद रखना। ठीक है, और लास्ट में देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के थे। आगे देखते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जयप्रकाश नारायण। इन्हें देखिए दोस्तों लोक नायक भी कहते हैं, पीपल्स लीडर। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए टोटल रिवॉल्यूशन एक स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो ये याद रखिए। इन्होंने देखिए की रोल प्ले किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाने में। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी अपना मेन रोल जो है यहाँ पे प्ले किया था। और जो टोटल रिवॉल्यूशन हमने देखा ये अगेंस्ट करप्शन, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए उन्होंने एक्सक्लूसिवली पार्ट लिया था दोस्तों भूदान मूवमेंट में। ठीक है, और 1952 में जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी। तो ये कुछ चीज़ें इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, मरणोपरांत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी उन्हें मिला है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी। इन्होंने देखिए इंडियन सिविल सर्विस भी क्वालिफाई किया था, और इन्हें जो है पंडित नाम भी दिया गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्यों? क्योंकि एक अमेजिंग स्टोरी है इसमें। जब वो एग्ज़ाम देने गए थे तो वो धोती कुर्ता पहन के गए थे, कैप लगा के, इसलिए उन्हें पंडित जी नाम भी दे दिया गया था। ओके, उसके बाद देखिए इन्होंने भारतीय जनसंघ, इसके जो है स्टार्टिंग में स्थापना करी थी, और जो आगे चल के BJP बनी। फिर वो RSS के यहाँ पे जो है स्वयं सेवक भी बने थे अपने लाइफ के लिए। और उनकी कुछ फिलोसॉफीज़ थी जैसे कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जो कि हम एथिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कि कास्टलेस, क्लासलेस एंड कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में वो बात करते थे। इंडिया एज अ नेशनल आइडेंटिटी को वो आगे रखते थे, वेस्टर्न डोमिनियन को वो अपोज करते थे। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की वो बात करते थे। बाकी देखिए ऐसा कोई फैक्ट मुझे मिला नहीं जिस पे क्वेश्चन बन सकता हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे MN रॉय, इनके बारे में इन्होंने कुछ पार्टीज़ बनाई थी, याद रखिए। MN रॉय सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये देखिए जुगांतर से भी एसोसिएटेड थे। उसके बाद देखिए इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, RDP, याद रखिए रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर उन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी में भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो बस ये इतना इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। उसके बाद देखिए उन्होंने वैनगार्ड नाम का अपना खुद का एक जर्नल भी बनाया था, तो वैनगार्ड ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पर्सनैलिटी है दोस्तों यहाँ पे CP रामास्वामी अय्यर। ये त्रावणकोर से बिलोंग करते थे। ठीक है, त्रावणकोर। अब देखिए इनकी जो लीगेसी है, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाए, जैसे कि पैकारा डैम, मैत्तूर डैम, जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन बनाया था अपना, टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन अगेंस्ट द सोशल इविल्स। ठीक है, बाकी उन्होंने देखिए मिड डे मील स्कीम हो गया, उसके बाद कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अबाउ द 5 ईयर, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। तो ये है हमारे CP रामास्वामी अय्यर। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है K कामराज। ये देखिए इन्हें किंग मेकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, मरणोपरांत। ये CM ऑफ तमिलनाडु भी रह चुके हैं। और जो मिड डे मील स्कीम हम अभी देखते हैं ना, ये फर्स्ट उन्होंने ही स्टार्ट करी थी उस टाइम पे केरल में। ठीक है, सॉरी मद्रास के आसपास। ठीक है, जो मद्रास प्रोविंस था वहाँ पे। ठीक है, तो CM ऑफ तमिलनाडु मद्रास स्टेट थे ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ही वॉज द फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इतना इनके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए वीर सलिंगम पंतलू। इनके बारे में देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने डाउरी सिस्टम को अपोज किया था, वुमेन एजुकेशन की ये बात करते थे। ओके, और इन्होंने देखिए दोस्तों एक राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था, राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन
1878 में बनाया था, ठीक है। एंड ही ऑर्गेनाइज फर्स्ट विडो मैरिज इन द कंट्री इन 1881। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे वीरसलिंगम पंतलू के बारे में। बाकी देखिए नेक्स्ट ऑप्शन तो हमने देख लिया। अभी जो अगले क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।